हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि एक्सपायरी स्पेशल जो बातें हमने कल आपके साथ की थी वो आज कैसे कारगर रही। देखिएगा, अगर हम चार्ट की बात करें तो कल जो चार्ट थे हमने कहा था कि चार्ट तो देखिएगा मजबूत है, चार्ट तो मजबूत है लेकिन बाजार हम कमज़ोर रहेगा। और एक कॉन्ट्रा व्यू जो है मैंने चार्ट के अगेंस्ट लिया था कल, और रीज़न मेरे पास बड़ा सिंपल था कि जनरली बाजार ना अब वो करता है जो लोगों को दिखता है उसके विपरीत। दूसरा रीज़न मैंने आपको कहा था कि जो डेटा पॉइंट है, जो सीपीआई के डेटा थे यानी कि इन्फ्लेशन के डेटा थे, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा यानी कि जो हमारे ग्रोथ से रिलेटेड जो डेटा हैं जिनका जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आईपी का जो डेटा है, वो दोनों डेटा बिल्कुल ख़राब थे। और मैंने कहा था कि आप इस चार्ट को भूल जाइए अभी, और बाजार मुझे इस चार्ट के अगेंस्ट कॉन्ट्रा लग रहे हैं और कमज़ोर लग रहे हैं। और मैंने आपको एक सीधी सी बात बोली थी कि 38,800 एक मेजर स्पोर्ट है। पूरे हफ्ते इस 38,800 के इर्द गिर्द बाजार घूमता रहा और ज़्यादातर समय 38,800 के ऊपर रहा। 38,800 एक ऐसा लेवल था जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, और मैं परसों भी यही बात कर रहा था। मैंने कहा ये टूटा और बाजार गया, ये टूटा और बाजार गया। और आज जैसे ये बाजार के अंदर 38,800 टूटा, आपने देखा कि एक ही घंटे के अंदर 38,437 के लो लग गए। हालांकि बाजार वहाँ से एक रिकवरी करता हुआ नजर आया, क्योंकि एक्सपायरी डे स्पेशल आज जो है सेशन था, तो जनरली 38,500 के जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वहाँ पर जनरली ऑप्शंस जो है लिखी होती हैं, तो जनरली वहाँ से धकेलने की कोशिश होती है। और बाजार के अंदर 2-2:30 बजे के आसपास एक बार बुल्स ने बड़ी हुंकार भरी और नीचे से ऊपर 38,800 के आसपास बाजार लाए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 38,800 गया फिर कुछ नहीं है। 38,800 पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो 38,800 के पार नहीं करने दिया। और आज बड़े इत्मीनान से बियर ने बाजार को जो है संभाला गिरने के लिए। और कैसे संभाला भाई? धीरे धीरे नीचे भी गिर रहा था तो कह रहा भैया मैं अपनी सेलिंग रोक रहा हूँ, तुम बाइंग करके ऊपर लिया बाजार। यानी कि बियर्स जो है बड़े स्मार्टली जो है प्ले कर रहे हैं। आपको पिछली 6 कैंडल से ये बात भी समझ में आएगी कि बाजार को ऊपर लाया गया। देखिए, सबसे पहले मंथली एक्सपायरी के बाद बाजार ऊपर आया, ऊपर लाने के बाद माल को धीरे 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 बेचा गया, और जैसे ही लगा कि हाँ बाइंग इंटरेस्ट है, वैसे ही बाजारों को ऊपर की तरफ लाया गया और वहीं पर सेलिंग की गई। तो बाजार अब ऊपरी लेवल्स के जो 38,800 का जो लेवल्स हैं उसको तोड़ चुके हैं। अब 38,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मेजर रेजिस्टेंस है। अब बाजार की जो नई रेंज आएगी वो जब तक 38,800 के नीचे है, देखिएगा मैं आपको बोलूँ 38,800 के नीचे, तो रेंज आएगी अब 38,000 से सीधा 38,800। और इसमें भी 38,200 और 300 एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। तो आप 38,000 पर सीधा ना जाए, 38,200 300 नीचे की तरफ और 38,800 ऊपर की तरफ। हालांकि इंटरमीडिएट आपको जो है सपोर्ट मिलेगी 38,500 की तरफ। हमें लगता है कि बाजार इस हफ्ते इसी में घूमता रहना चाहिए। अब तो हफ्ते में कल ही दिन बचा है, अगले हफ्ते में हमें उम्मीद है कि 38,000 के आसपास बाजार जाएंगे, और यानी कि 38,000 एब्सोल्यूट नंबर के आसपास बाजार जा सकते हैं। इस बार बाजार देखिएगा एकदम नहीं टूटेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है बाजार टूट जाए, बाजार ऐसे कंसोलिडेट हो के ऊपर और नीचे चल रहे हैं। और बाजारों के अंदर आपको लगेगा कि यार एकदम 1,000-2,000 पॉइंट की गिरावट आएगी, बाजार वैसा नहीं कर रहा। बाजार बड़ा प्यारा है, बड़े इत्मीनान से काम कर रहा है, और बाजार के अंदर स्मार्ट लोगों की भरमार है। जितने स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर पिछले 15 दिन पहले चढ़ाए गए थे सब उतार दिए, और जो नहीं चढ़े थे उनको चढ़ा दिया गया। यानी कि इतने बढ़िया तरीके से जो है ब्रॉडर मार्केट के अंदर प्ले हो रहा है कि जो मतलब टायर कंपनी के शेयर्स देखिएगा, जितने टायर कंपनी के शेयर थे पिछले 15 दिन पहले सब ने अपने 52 वीक हाई लगे, और वहाँ पर फंडामेंटल के अगेंस्ट भी वो शेयर्स ऊपर गए जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, और सब ने जो है दब के सोचा भाई अब तो यहाँ ब्रेकआउट हो गया। आप चार्ट देखते रहो, ब्रेकआउट हो गया भैया, तुम्हारा ब्रेकआउट कर दिया। बाजार ने जितने टायर शेयर्स के अंदर ब्रेकआउट लोगों ने देखा वो सब फॉल्स ब्रेकआउट था। तो बाजार को पता है कि सब लोग चार्ट देखते हैं, और चार्ट का जमाना चला गया जी। अब एल्गो ट्रेड्स होते हैं, तो चार्ट उतने कारगर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि चार्ट का बिल्कुल बेईमानी है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ट के साथ आपको दूसरी स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो ये नहीं है, आप लकीर के फकीर नहीं हो सकते कि खाली आपका चार्ट काम करेगा। आपको एनवायरनमेंट भी देखना है, लोगों की साइकोलॉजी भी देखनी है,
बाज़ारों में और बाज़ारों में किस तरीके से काम कर रहा है, और जो हमारी बाज़ारों के अंदर जो दूसरे शेयर्स हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आज की डेट के अंदर बाज़ार में काम करती है। जैसे कल मैंने आपके साथ जो चर्चा की, मैंने अगेंस्ट द चार्ट आपके साथ बात की। मैंने कहा चार्ट बेशक से मजबूत है, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम देखें और जो डेटा पॉइंट आ गए हैं, तो यहाँ पर आप एक्सपायरी दिन में जा रहे हैं तो 38,800 जो है टूटता हुआ नजर आएगा, और वहाँ पे टूटा भी। और बड़े प्लेयर्स ने बड़ी प्यारी पोजीशंस बना रखी थी, और इतनी अच्छी पोजीशंस बना रखी थी, बाजार को उतना ही तोड़ा जितनी उनको ज़रूरत थी। ये नहीं है बाजार अभी किसी ट्रेडर्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, मंदोड़ियों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे, तेजड़ियों को अच्छा प्रॉफिट दे, नहीं। अब बाजार आराम से चलता है, दोनों साइड पहले फंसाता है, तेजी वालों को फंसाता है, मंदी वालों को फंसाता है, और तसल्ली वाले को पैसे दे देता है। तेजी वाले को फंसाता है, मंदी वाले को फंसाता है, और तसल्ली वाले को पैसे दे देता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सॉलिड बात बोली है मैंने। तेजी वालों को फंसाता है, मंदी वालों को फंसाता है, और तसल्ली वालों को पैसे देता है। चाहे वो तसल्ली वाला तेजी करने वाला हो, चाहे मंदी करने वाला हो। जनरली जो लोग न्यूट्रल ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट में, दोनों साइड के ट्रेड कर रहे हैं, उनका ही हफ्ता था। और मैंने जिन लोगों के साथ हमारी चर्चा होती है, तो उनको मैंने कहा था आप मत तेजी करो, ना ज़्यादा मंदी करो, बीच में रहो, दोनों साइड के ऑप्शन बेचो, आपके पैसे बनेंगे। और आप ये सोचो कि बहुत बड़ी मंदी होगी, नहीं हुई। बहुत बड़ी तेजी होगी, नहीं। और मेरा अभी भी व्यू यही है कि बाजार ना बड़े प्यारे तरीके से चल रहा है, और इतना प्यारा तरीका है, जो ऑप्शंस मतलब जो पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स हैं वो मजे काट रहे हैं अभी। और उनके लिए जो पीछे बहुत संकट रहा था, जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे, ऑप्शंस के सेलर्स, वो बड़े परेशान भी रहे। जब बाजार ने एक तरफा नया हाई लगा दिया, तो ऑप्शन सेलर बेचारा क्या करता। तो अब लेकिन ऑप्शन सेलर्स को ये जो कंसोलिडेशन वाला बाजार है, कॉल भी बेचने वाला, पुट भी बेचने वाला, दोनों जो है मजे काट रहे हैं अभी। और थोड़ी दूर बेचिए, मतलब स्टाडल भी जिन्होंने बेचा वो पैसे बनाए, जिन्होंने स्ट्रैंगल बेचा उन्होंने भी पैसे बनाए, पर स्टाडल वाले का थोड़ा सा रिस्क जो है भी रहता है। निफ्टी 50 17,014 पे बंद हुआ, 17,000 पे मेजर सपोर्ट ले रहा था। और मुझे लगता है कि भाई अब ये 16,800 की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज जो 17,000 के ऊपर मान ली कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत अच्छा था, दोनों साइड पर ऑप्शन राइटिंग भी अच्छी हो रखी है। बट मुझे लगता है कि अब 16,800 की तैयारी कर लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, IT को अब लाइटली मत लेना। मुझे IT कॉन्ट्रा प्ले लग रहा है। आज इन्फोसिस के जो रिजल्ट हैं वो एस्टिमेट्स के बहुत ही बढ़िया हैं, और उसके अलावा बायबैक की अनाउंसमेंट भी है, डिविडेंड भी है। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस ने बता दिया, हो सकता है भविष्य में थोड़ा 1 या 2 क्वार्टर हमारे को चैलेंजिंग हो सकते हैं, मुझे लगता है कि उनको हो सकते हैं। बट भाई प्राइस भी तो नीचे आ चुका है, तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा व्यू अगर हम नीचे की तरफ मिलते हैं, और मैंने अब देखिएगा पहले भी आपके साथ चर्चा की है कि आप अगर फंडामेंटल शेयर्स के साथ रहें, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी के साथ रहें, तो आप खराब एनवायरनमेंट में भी ठीक कर लेंगे। आप 3-4-5% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है अभी भी इन्फोसिस और TCS जो है दोनों लेने वाली पोजीशंस में है। हालांकि मिड कैप में IT पे इतना बुलिश नहीं हूँ। मिड कैप IT में जो है फंडामेंटल्स के अगेंस्ट है अभी भी, आगे भी कुछ मिड कैप कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो कुछ अच्छा है, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मोस्टली जो बैलेंस शीट्स के अगेंस्ट अगर हम बात करें, तो अभी लार्ज कैप IT में के अंदर जो है हमें लगता है, वो भी हमें 2 ही कंपनी पसंद है, इन्फोसिस TCS। अभी ना मैं सेल टेक की बात कर रहे हैं, विप्रो का रिजल्ट ही आपने देखा कि कल किस तरीके से खराब आए। तो इन सब के बीच में आपने जो है ध्यान रखना है अपने कैपिटल का और अपने पैसे का, कि भाई आपने लगाना क्या। 16,800 में आपको इस हफ्ते दिख सकता है। ऊपर लेवल पर 17,300 की जो है रेजिस्टेंस है, तो इसी दायरे में 16,800 17,300 हमें लगता है कि जो है यहीं पे ट्रेड होगा। मेरा बायस अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा बन रहा है, और ये जब तक 16,800 एक बार नहीं आ जाता तब तक तो बायस जो है हमें लगता है कि नीचे का रहना भी चाहिए। 16,800 आ जाएगा, फिर हम देखेंगे 16,800 पे बाजार टिक रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर उसके हिसाब से आपके साथ बात करेंगे। एसएल टेक, रिलायंस, सन फार्मा, अदानी और टाटा मोटर्स ये सब तेजी में था। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, विप्रो और बजाज फाइनेंस ये सब जो है कमजोरी में थे। और सबसे आश्चर्यचकित ये कि ICICI बैंक में पिछले 4-5 दिनों से आपने देखा होगा कि एक ऐसा लगा कि जैसे मंदी की पोजीशंस बनी हुई है, और आज वो असर देखने के लिए भी मिला। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक ने कल जो है इंप्रूवमेंट दे दी थी और वो एक पुल बैक दिया था। लेकिन आज जो है, आज सारा कमाल कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक को संभालने वाले नहीं तो कोई भी। आज जनरली ऐसा होता है कि जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें कोटक महिंद्रा को लास्ट में उठा लिया जाता है कि भाई आज चल तेरी बारी है। तो जो तेजी वाले हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक को जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन आज देखिएगा बियर्स बड़े ठंडाई में था, मतलब आराम से था, शांति से बोले तू चढ़ा ले यार इसको पहले।
जब उसने कोटक को चढ़ा लिया ना आराम से, भैया ले माल सारा दे दिया उसको। तो आज जो है बुल्स और बियर्स बड़े मतलब दोनों स्मार्ट हैं, लेकिन बियर्स जो है बड़े आराम से जो है, और मुझे लगता है कि एफआईआईज की पोजीशन ज़्यादा थी मंदी की आज। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा 1364। और अब रिटेलर्स जो है, अब ये 2-3 दिन से एडवांस जो है डिक्लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो अब रिटेलर्स के मन में थोड़ी सी चिंता जो है जागृत हो गई। और मैंने देखिए 15-20 दिन पहले भी आपके साथ बात की थी, जब बाजार ऊपर भी थे, मैंने कहा था कि जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो आप देखिएगा लार्ज कैप कंपनीज आईटी खराब नहीं कर रही हैं इतना। देखिएगा विप्रो एक का केस थोड़ा सा मतलब हम मान लें कि उसके खराब है, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट ज़्यादा खराब नहीं है। इन्फोसिस ने तो देखिएगा एस्टिमेट्स को बीट कर दिया, टीसीएस के भी जो है न्यूट्रल रिजल्ट थे। अब अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रनअप किया, मुझे उनके का खराब रिजल्ट जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके 30% कंपनी अच्छा करेंगे, बट मोस्टली जो 70% कंपनी उनके रिजल्ट खराब होने की मुझे उम्मीद है। और एचसीएल टेक, सन फार्मा, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब तेजी में था। टाटा मोटर्स भी तेज था। विप्रो, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ, एलएनटी और आईसीआई बैंक, ये सब कमजोर थे। और आज देखिएगा विप्रो का तो मतलब अच्छे तरीके से मतलब चमड़ी उधेड़ दिया आज, 7.07% वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। निफ्टी बैंक 38,624, 500 पॉइंट के आसपास की कमजोरी, और नीचे 200 पॉइंट नीचे से रिकवर किया। आज जब निफ्टी बैंक खुला पत्ते साफ थे, पहले बाजार को रखा 38,900 के आसपास, और वहाँ पे एक चीज़ बड़ी कॉमन थी आज कि पुट की वैल्यू नहीं घट रही थी। मतलब टाइम बीतने लग रहा था, बाजार ऊपर भी जा रहा था, पुट की वैल्यू नहीं घट रही थी अगले हफ्ते की। और यहाँ से हमें इंडिकेशन हो गया था कि इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स अभी बाजार को ये मान के बैठेंगे तोड़ देंगे अभी, और वो अभी पहले पुट खरीदेंगे अपनी और उसके बाद बाजार को तोड़ेंगे, क्योंकि पुट के प्रीमियम बाजार के सही सेम जगह पर खड़े होने पर भी बढ़ने लग रहे थे, घटने की बजाय। तो यहां से मेरा जो है फर्स्ट डाउट जो है क्रिएट हुआ था, और मुझे लगा था कि भाई अगर प्रीमियम नहीं घट रहे पुट के, बाजार वहीं खड़ा हुआ है, बाजार ऊपर भी जा रहा है तब भी पुट की वैल्यू नहीं घट रही, इसका मतलब है कि पुट के अंदर बाइंग है। और पुट के अंदर जो बाइंग थी हम अगले हफ्ते में देख रहे थे, वो हम वैल्यू देख रहे थे 37,500 में, 38,000 के अंदर भी। और जब हमें ये लगा कि भाई हाँ इसकी वैल्यू नहीं घट रही है पुट की, तो उसके 15-20 मिनट बाद ही 38,800 टूटता है। 38,800 टूटने के बाद 1 से सवा घंटे के अंदर आज की लो लग जाते हैं। और यहाँ पे सारा गेम होता है। जब 38,500 टूटता है तो बहुत लोगों को लगा कि भाई कर दो मंदी, और सबने भैया पुट भर ली होंगी, और बाजार ने वहीं से उल्टा किया, भाई पुट वालों को भी जीरो। तो जो ऑप्शंस बायर हैं उनको तो आज देखिएगा दोनों साइड से, मतलब ऑप्शन बायर का आज दिन नहीं था, आज दिन था ऑप्शन सेलर का। जिसने स्मार्टली सुबह ही ऑप्शन खरीद ली, देखिए वो तो पैसे बना गया। जिसने शुरू के 1 घंटे में ऑप्शन खरीद ली, उसके तो पैसे बने गए। उसके बाद तो ना कॉल वाले के पैसे बनने दिए, ना पुट वाले के बनने दिए। और निफ्टी बैंक 38,800 देखिएगा टूटा। अब मुझे लगता है कि 38,000 के आसपास जो है निफ्टी बैंक आ सकता है, और नेक्स्ट वीक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 38,000 आ जाए, और 38,000 के नीचे जो मेजर हमारी सपोर्ट है 37,800, जैसे इस हफ्ते हमने 38,800 की बात की, तो अगले हफ्ते तक हम शायद 37,800 के आसपास पहुंच जाए, अगले हफ्ते की शुरुआत में या मिड में। बट काम ऐसे ही होगा, जैसे अभी 5-6 दिन में बाजार गिरा है, आराम से ऐसे ही गिरेगा, या ऐसे ही ऊपर जाना होगा तो भी ऐसे ही जाएगा। आप जल्दबाजी में ना रहें, और जल्दबाजी का काम शैतान का, अभी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से रहना। पेशेंस वाला व्यक्ति जो है पैसे बना रहा है यहाँ पे। और एसबीआई, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक सब माइनस में थे, और तीनों ने तो सेंचुरी ठोक दी आज, एसबीआई, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। उसके बाद इंडसइंड, देखिएगा इंडसइंड आज जो है सबसे कम गिरने वाले शेयर्स में। मुझे देखिएगा इन शेयर्स में ना एक चीज़ लग रही है, अगर बैंक निफ्टी 38,800 के नीचे बना रहता है, अगली बारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जिन लोगों के पास लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वाले भैया आराम से सोच चिंता ना करो, उनकी टेंशन नहीं है। जो लोग ट्रेडिंग पोजीशंस में, मुझे लगता है कि उनको अपना एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 50 रुपये भी 54 है, और यहाँ से 10% अगर आप निकालोगे तो 47-48 रुपये का भाव आता है। तो 10% तक का फॉल भी हमें एक्सपायरी तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन भाई साहब इसकी वैल्यूशन आज भी आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूशंस के बराबर काम कर रही है।
तो लार्ज कैप के बराबर वैल्यूएशंस काम कर रही है। इसकी भी हालांकि लार्ज कैप ही हो गया आज की डेट में तो, बट कैपिटल बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि एक 10% तक का फॉल आने वाले समय में आ सकता है। और बंधन बैंक पे मेरी राय है कि अगर 240 रुपये के आसपास बंधन बैंक आता है तो एक वैल्यू पिक जो है बंधन बैंक शायद मुझे लगता है कि कॉन्ट्राव्यू हो सकता है वहाँ पर। लेकिन अभी बाजार के अंदर माहौल जो है थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव हो गया। आज FIIs ने बेचा 1636 करोड़ और DIs ने आज खरीदा 753 करोड़। तो FIIs अभी भी सेलर है, लेकिन FIIs ध्यान रखिएगा जिस दिन उनकी पोजीशन होती है ना उस दिन बेचते हैं दब के। परसों फाइनेंशियल निफ्टी की उनकी एक्सपायरी थी, उन्होंने भाई सब 2-3 बजे के बाद खूब माल बेचा। आज सुबह बेच के ही अपनी पोजीशंस जो है उन्होंने सुबह सुबह निपटा लिया। तो आज देखिएगा इतनी हैवी सेलिंग नहीं। अगर ये सेलिंग आज परसों की तरह 4000 करोड़ होती तो क्या होता, बाजार 38,500 के नीचे बंद हो जाता। लेकिन करना नहीं है ना, बाजार में जहां उनकी अपनी पोजीशन है वहां पे बाजार को सेटल करते हैं। वो उतना ही माल बेचते हैं जितना उनके लिए, उनकी सेहत के लिए लाभदायक है। और ये किसी को पता नहीं होता है कि भाई इतने सारे प्लेयर्स हैं तो वो कहाँ पोजीशन को लेके जाएंगे। आज के डेटा आए नहीं है। कैश कहते हैं पुट कॉल रेशो भाई अब बैकफुट पे आ रहे हैं। पुट राइटर अब थोड़े से डरे हुए हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिए 29,000 पे आ गया, मामूली सी कमजोरी के साथ काम कर रहा है। 200 पॉइंट नीचे से रिकवर किया, 28,660 का लो लगाया आज। और ये डेटा इसलिए आए कि आज जो है महंगाई का उनका डेटा आया और महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे ही महंगाई का डेटा आया डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है ऊपर से तकरीबन 550-600 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहा था। फिर डाउ जोन्स खुला तो डाउ जोन्स ने भी सिमिलर तरीके से जो है रिएक्ट किया, लेकिन बाद में देखिए कभी रिकवर हो गया। अभी एट प्रेजेंट डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज शायद इन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा होगा। जहाँ पर मैंने वीडियो शुरू की तब के जो मैं प्राइस हैं तब के हिसाब से बताऊँ तो 29,000 के आसपास ही चल रहा था और अभी है 29,124। तो अच्छी रिकवरी कर ली है। हाँ, लेकिन नेस्डैक 1.5% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। S&P 500 भी 0.8% की एक कमजोरी के साथ है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने तो इंप्रूवमेंट कर लिया, लेकिन नेस्डैक के अंदर अभी भी वीकनेस है। और ब्रेंट क्रूड नीचे आ गया $92 पे। ऑप्शन चेन के डेटा 17,000 के ऊपर ही जो कुछ भी है। तो दोनों साइड की मेक और ब्रेक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, नीचे 200.16,800, ऊपर जाओगे 17,300, इसी रेंज में शायद काम होता हुआ नजर आएगा। बायस हमारा सेल ऑन राइज का है। अभी भी बायस अब सेल ऑन राइज का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे जाए और आप वहीं पर भैया और मंदी कर लो। बाजार पुल बैक करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाजार को ऊपर आने पर सेल करना बनता है, ना कि नीचे जाने पर सेल करो। और तो सेल ऑन राइज मार्केट है, बाय ऑन डिप्स नहीं है। और यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर डेटा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं क्या कहूँ कि ना कॉल राइटर का पता चल रहा है ना पुट राइटर का पता चल रहा है। हालांकि 38,500 पे पुट राइटर थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन पुट राइटर भी नदारत हैं। तो कुल मिलाकर आज का एनालिसिस बस इतना ही। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।